दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इन दोनों की तैयारी करने के लिए हम किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेते हैं और वहाँ पर हम एक भारी भरकम फीस अदा करते हैं। दोस्तों, वो कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, आपसे भारी भरकम फीस तो ले लेते हैं केवल, लेकिन वो यूपीएससी के नाम पर केवल आपको पीसीएस का ही तैयारी करवाते हैं। और पीसीएस की तैयारी में भी मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करवाते हैं, केवल प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, होता ये है कि वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आपसे फीस ले लेते हैं। अब बाद में जब उनकी जो ड्यूरेशन होती है क्लासेस की, वो जब ड्यूरेशन खत्म हो जाती है तो फिर आपको बाद में मुख्य परीक्षा के लिए भी एडमिशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो लोग लाखों रुपए भी आपसे ले लेते हैं। तो दोस्तों, लाखों रुपए लेने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं कि केवल अपने नोट्स पढ़ाते हैं। वो लोग एनसीईआरटी और अदर बुक्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर नहीं करते, वो लोग बोलते हैं खुद से पढ़ने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी माध्यम के साथ ये एक दुर्भावना है कि हमारे पास जो मटेरियल है उसकी कमी है, उसके बावजूद भी वो लोग अच्छे से मार्गदर्शन हमें नहीं देते हैं। दोस्तों, होता यह है कि वो अपने नोट्स पढ़ा देंगे, आपको बता देंगे, फिर एनसीईआरटी तथा अदर बुक्स को पढ़ने के लिए आपको बोल देंगे। दोस्तों, जब हमें एक सही प्रकार का मार्गदर्शन न मिले, हमें एनसीईआरटी और अदर बुक्स के भरोसे रहना पड़े, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी और बुक से काफ़ी ज़्यादा ही फंसते हैं। और कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं, जो पुराने क्वेश्चन आते हैं उसी के हिसाब से वो लोग पढ़ाते हैं। उनको खुद नहीं पता होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2020 का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो आने वाले टाइम में जब वो पढ़ाएंगे, अपना लेक्चर देंगे, तो 2000 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन को तो पढ़ाएंगे, 2020 के क्वेश्चन को भी उसमें सम्मिलित कर देंगे। तो बच्चे इससे क्या समझते हैं कि ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, सिविल गंज में आपके साथ क्या किया जाएगा कि आपको किसी एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत न पड़ेगी और ना ही किसी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। केवल एक वीडियो ही या हमारा वीडियो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट एक बाई एक पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट का एक बोझ एकाएक आपके ऊपर डाल दिया जाए। आपको सारे सब्जेक्ट एक बाई एक पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों, ये मेरा केवल कहना नहीं है, क्योंकि होता यह है कि लोग कह देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। दोस्तों, जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। दूसरे जो जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे आपके मित्र होंगे, उनसे जब आप उनके नोट से कंपेयर करेंगे, हमारे नोट्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भारी भरकम फीस देने के बावजूद सेटिस्फाई नहीं है। आप केवल इस वीडियो से ही उनके लेक्चर से कंपेयर करके एक बार आप देखिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। दोस्तों, हमारे हर नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर से करें, ताकि हर हिंदी मीडियम छात्र को इसका बेनिफिट या लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। इस संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। प्रस्तावना की बातें नहीं पढ़ेंगे अभी। प्रस्तावना को हम लोग पहले देखेंगे कि प्रस्तावना होता क्या है। इसको हम लोग कुछ पार्टों में डिवाइड करेंगे। जैसे प्रस्तावना क्या होता है, ये देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे ये कहाँ से लिया गया। इसकी भाषा किस देश के संविधान संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। तो हम लोग प्रस्तावना में ये 3 टॉपिक पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रस्तावना पर चलेंगे कि प्रस्तावना हो की जो बातें हैं वो क्या हैं। तो प्रस्तावना क्या होता है, आप लोग एक कोई सा भी बुक उठाइए, चाहे जो भी बुक हो, आपको जो पहला पेज होगा वो भूमिका लिखा हुआ मिलेगा। आपको बुक का कोई भी पहला पेज भूमिका लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रस्तावना क्या होता है,
प्रस्तावना भी संविधान की एक भूमिका है, या इसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। अब प्रस्तावना संविधान का एक इंट्रोडक्शन है या आमुख होता है। अगर इसको हम लोग प्योर हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम लोग आमुख बोल देंगे। जैसे होता क्या है कि संविधान एक पूरे बुक में है, तो उस बुक को हमें उसके एक सार को पढ़ने के लिए, मतलब उसके एक छोटे से उस बुक के बारे में कि इस बुक में क्या क्या लिखा गया, उसको एक छोटे से दायरे में सीमित करके जो बातें बताई गई हैं उसे भूमिका कहते हैं, और वही भूमिका हमारे संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी उसकी बैठक जब 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। इनका उद्देश्य प्रस्ताव देने का मतलब क्या था? इन्होंने बोला था कि हम एक इस संविधान सभा का गठन किया हुआ है एक संविधान निर्माण करने के लिए, और संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के साथ करना है उसको हमें पहले देखना होगा। तो नेहरू के इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। संविधान सभा ने नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। बाद में हम देखेंगे कि जो हमारी संविधान थी, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी उद्देशिका का परिवर्तित स्वरूप है। इसी उद्देशिका का परिवर्तित स्वरूप है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को नेहरू का योगदान माना जाता है। नेहरू का योगदान माना जाता है। हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं है, हमारे संविधान में उद्देशिका शब्द का उल्लेख हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेहरू को एक सम्मान देने के लिए प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द का उल्लेख किया गया है। तो हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा कि क्या कैसे होता है। अब हम लोग चलते हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से ली गई है क्योंकि अमेरिका ही ऐसा देश था जो जिसने सबसे पहले प्रस्तावना शब्द का वर्णन किया था। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना से मिलती है। प्रस्तावना शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, हमारे देश की प्रस्तावना की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप मिलती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रस्तावना जो होता है क्या होता है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, ये कहाँ से लिया गया था। अब हम लोग चलते हैं जो मेन प्रस्तावना की बातें हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि आप लोग प्रस्तावना खोलकर एक बार पढ़ लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसको हम लोग एक कलर में करते हैं, दूसरे कलर में देखते हैं हम ऐसा क्यों किए हैं, इसको हम आगे बताएंगे। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त
कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारी ये प्रस्तावना है, यह देखने को तो कुछ ही लाइन की है, लेकिन ये प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका दर्शा देती है कि इसके थ्रू जो संविधान निर्माता थे वो भारत के भविष्य को, कि भारत का भविष्य कैसा होगा, ये सब बता देते हैं, एक झलक प्रदान कर देते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे किसी नेता को, भारत के किसी भी नेता को शायद प्रस्तावना याद हो, उन्हें प्रस्तावना याद ही नहीं होगा। वो नेता तो बन गए। हम लोग आज प्रस्तावना का जो सेक्शन होगा, उस प्रस्तावना में देखेंगे कि हमारे नेता कैसे हैं, उनकी नीतियां कैसी हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ क्या क्या मुख्य बातें बोली गई हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इसमें यह बोला गया है कि जो शासन, जो बोला गया है ये कि एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसको क्या बोलते हैं, जो शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो शासन का स्वरूप ये होगा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, सत्ता समाजवादी होगी, सत्ता पंथ निरपेक्ष होगी, सेकुलर होगी, भारत लोकतांत्रिक देश होगा, गणराज्य होगा। तो ऐसा बोला गया है हमारे प्रस्तावना के तहत, ऐसा बोला। हम लोग इसको ये प्रस्तावना जो है, हम लोग इसको कम से कम 3 से 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये देखने को तो केवल कुछ ही लाइन का है, लेकिन जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रस्तावना आखिर में है क्या। तो ऐसा एक ये बोला गया है। अब दूसरा क्या बोला गया है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, इसमें न्याय बोला गया है, न्याय बोला गया है। न्याय के 3 रूप बताए गए हैं। वो क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके समस्त नागरिकों को ये 3 न्याय प्राप्त होगा। तो उन सब में न्याय प्राप्त होगा, स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हम लोग देखेंगे जो स्वतंत्रता होता है वो 5 रूप होते हैं स्वतंत्रता के। वो क्या होता है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, और एक होता है विश्वास। तो स्वतंत्रता के 5 रूप ये होते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के, तो उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की। तो चलिए, ऐसे ऐसे ये सब बोले गए हैं, लेकिन हम लोग इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए हम लोग देखते हैं जो प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है। प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं क्या क्या है। प्रस्तावना 3 मुख्य बातों का उल्लेख किया है। 3 बातें मुख्य हैं।
क्या है मुख्य कि सत्ता का स्रोत बताया है, सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना ने सत्ता का स्रोत बताया है, शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन के स्वरूप के बारे में उल्लेख किया है, और सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, जो शासन होगी उसका उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो सत्ता का स्रोत है, प्रस्तावना सत्ता का स्रोत तो जनता को मानती है, जनता को मानती है। इसलिए हम लोग आगे जब इसके प्रस्तावना की आलोचना करेंगे उसमें देखेंगे कि लोक प्रभुता को ये स्वीकार करती है। जो प्रस्तावना है ये लोक प्रभुता को स्वीकार करती है। हमें सबसे लास्ट में प्रस्तावना की आलोचनाएं भी करनी है, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब लोक प्रभुता क्या होता है देखते हैं। लोक मतलब होता है जनता, प्रभुता मतलब स्वामी, मतलब जनता ही स्वामी होगी। जो लोकतंत्र होंगे उसमें जनता ही स्वामी होगी, इसीलिए लोक प्रभुता को स्वीकार करती है। अब शासन के स्वरूप हम लोग प्रस्तावना जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे शासन का स्वरूप कैसा होगा, तो इसमें बताया गया है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा। तो भारत, इसमें बोला गया है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, पहला। दूसरा ये बोला गया है जो सत्ता होगी, सत्ता समाजवादी होगी। हम लोग सत्ता बाद में बताता हूँ, सत्ता समाजवादी होगी, जो सत्ता होगी वो पंथ निरपेक्ष होगी, मतलब सेकुलर होगी, सेकुलर होगी। भारत का शासन लोकतांत्रिक होगा। यह गणराज्य के रूप में होगी। दोस्तों, हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं सारा वीडियो इसलिए इतना लंबा हो रहा है क्योंकि हम इसमें पीटी और मेंस दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं किसी अदर सोर्स से पढ़ना ना पड़े। इसमें आपको एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और मेरे नोट्स तीनों का एक सम्मिलित रूप हम बता रहे हैं, इसीलिए हमारे वीडियो काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं। अब सत्ता का उद्देश्य इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग जो उसमें पढ़े थे कि सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, न्याय प्राप्त प्राप्त करना होगा। स्वतंत्र न्याय के तीन रूप थे, हम बताए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी, समानता होगा, समानता होगा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा गरिमा महत्वपूर्ण होगी, एकता होगा, एकता होगा, अखंडता महत्वपूर्ण होगी, बंधुता होगा। मतलब जो सत्ता का उद्देश्य क्या होगा वो इन सब के अंतर्गत ही रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक बाई एक, देखते हैं कि एक बाई एक हम लोग पहले आज के जो वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। मतलब हम लोग सत्ता का स्रोत पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसकी आलोचनाएं करेंगे। पीटी मेंस दोनों के लिए पढ़ते हैं हम लोग, तो दोनों पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसकी आलोचनाएं करेंगे। और सत्ता समाजवादी होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी आलोचना करेंगे। सत्ता पंथ निरपेक्ष होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी आलोचना करेंगे। और इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो में हम लोग न्याय सत्ता का उद्देश्य क्या होगा वो पढ़ेंगे। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग जो हमारी प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है, उसकी आलोचनाएं क्या है, प्रस्तावना संशोधनी है कि नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग सत्ता का स्रोत। पहला हमारा टॉपिक है सत्ता का स्रोत। जैसा हमने बताया कि जो सत्ता का स्रोत होगा वो जनता होगी, जनता होगी, लोक लोक प्रभुता होगा, मतलब जनता ही स्वामी होगी। अब
तो सत्ता का स्रोत क्या है? जनता होगी, जनता के द्वारा ही सत्ता का शासन चलाया जाएगा। तो उसके बाद तो हम लोग देखते हैं कि ये सत्ता का स्रोत तो हम लोग बता दिए, लेकिन अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी आलोचनाएं हैं, बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं किस प्रकार करते हैं कि लोक प्रभुता क्यों कही जाती है? क्यों कही जाती है? पहली आलोचना ये करते हैं। दूसरी आलोचना ये करते हैं कि जो ब्रिटेन के एक संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने किया था, जिनका नाम था केसी वियर। इन्होंने बोला था कि भारत के प्रस्तावना में भारत के प्रस्तावना में लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है अथवा मिथ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उन्होंने कहा था कि जो सभा थी, जो संविधान सभा थी, वो ब्राह्मणों ब्राह्मणों की सभा थी, अर्थात ये जनता की सभा नहीं थी। तो हम लोग को ये तीन आलोचनाओं के मद्देनजर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो लोक प्रभुता क्यों कहा जाता है, क्यों कही जाती है? हम लोग देखते हैं कि जो भारत की प्रस्तावना है, उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग होते हैं कि हम भारत के लोग, हमारी जो, चलो चलिए देखते हैं। लोक प्रभुता क्यों कहा जाता है? तो हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग डॉट 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 और उसके बीच में जितना भी है उन सबको फिर अंगीकृत, मतलब इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे प्रस्तावना में बोला गया है। अब अंगीकृत क्या होता है? एडॉप्ट मतलब स्वीकार, मतलब स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मतलब लागू करते हैं। और आत्मार्पित मतलब खुद को सौंपते हैं। तो लोक प्रभुता क्यों कहा गया? आप इसी में से देख लीजिए कि हम भारत के लोग, मतलब किसी अन्य देश के लोग नहीं, या किसी अन्य देश नहीं, हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, जो संविधान हमारी बनी है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, मतलब हम खुद स्वीकार करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं, उसको लागू करते हैं। हम भारत के लोग उस संविधान को लागू करते हैं और उस संविधान को हम खुद को सौंपते हैं। मतलब ये सारे वर्ड क्या है? लोग की बात कही गई, मतलब जनता की बात कही गई कि हम भारत की जनता, हम भारत के नागरिक इसे स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं, खुद को सौंपते हैं। ये सारे जो तथ्य हैं ये लोक प्रभुता को ही दर्शाते हैं। लोक प्रभुता को दर्शाते हैं। इसीलिए जो हमारी प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को स्वीकार करती है। और एक इसमें देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना की एक लाइन हम देखेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र कैसे पॉसिबल है? लोकतंत्र बिना लोक प्रभुता के पॉसिबल ही नहीं है। लोकतंत्र बिना लोक प्रभुता के पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को स्वीकार करती है। ये हमने ये देख लिया। अब हम लोग दूसरा चलते हैं। जो केसी वियर थे, उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की थी कि उन्होंने, हम इसी में देख लेंगे कि हम इसमें इतिहास, एक प्रस्तावना के अपने संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें हम लोग दोबारा रिविजन कर देंगे। हम जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस टाइम भी पढ़े थे, लेकिन इसके तहत हम लोग उसका फिर एक बार रिविजन तक कर डालेंगे। तो उन्होंने क्या बोला था कि लोक प्रभुता लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है। और दूसरा इसमें हम लोग देख लेते हैं, वो जो था चर्चिल थे, वो चर्चिल क्या बोले थे? ब्राह्मणों की सभा है, ब्राह्मणों की सभा है, जनता की नहीं।
ये दोनों एक ही साथ हम लोग इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, ये किस तर्क के साथ बोले थे उसको भी समझेंगे और अपना व्यू भी देंगे। ये दोनों एक ही, अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये भी आ जाएगा, इसको पढ़ेंगे तो ये भी आ जाएगा, दोनों एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यों बोला गया था लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है? हम लोग जानते हैं जो हमारी संविधान सभा थी उसका जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था चुनाव। इस योजना के तहत माउंटबेटन योजना, जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने माउंटबेटन योजना के तहत ये हुआ था। नहीं सॉरी, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, माउंटबेटन तो ये इसमें नहीं था। तो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ, लेकिन इसका गठन जो हुआ था वो 26 नवंबर 1946 को हुआ। 26 नवंबर 1946 को हुआ, लेकिन इसके जो सदस्य थे, सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की पढ़ रहे थे, जो हमारा कैसा संविधान कैसे विकसित हुआ है, तो उसके में हम लोग देखे थे कि 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आता है, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार आता है। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम होता है उसमें चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार आता है, जिसमें बोला जाता है कि जो मतदान होगा, मतदान का अधिकार, पहली बार इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी, लेकिन जो मतदान का अधिकार होगा वो सीमित होगा। वह सीमित होगा मतलब कि एक निश्चित शिक्षा, एक निश्चित शिक्षा, एक निश्चित कर, एक निश्चित संपत्ति। जो एक निश्चित शिक्षा रखते हों, जो एक निश्चित कर देते हों, जो एक निश्चित संपत्ति रखते हों, केवल उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त था उस समय के भारत में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थे, इनमें से अगर देखा जाए तो वो 3 से 4% केवल ऐसे भारतीय थे जो मतदान कर सकते थे। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि अपने उस पद के लिए उसका चुनाव करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी उन्होंने संविधान सभा का चुनाव किया था। प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव कौन किया था? ये जो सीमित मताधिकार था उसके दायरे के जो मतदाता थे उन्होंने उसका चुनाव किया था। हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता अपने शक्ति का प्रयोग खुद करती है, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है। जैसे जो विधान परिषद का जब चुनाव होता है, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह के लिए जब विधान परिषद का चुनाव होता है तो उसमें जनता अपने वोट के अधिकार के तहत उनको चुनती है। प्लस लोकसभा का जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री वगैरह के लिए तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन जनता पहले अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, फिर यह प्रतिनिधि उस पद का चुनाव करता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो लोकसभा में जाते हैं वहाँ से चुनती है। फिर विधान परिषद के भी कुछ जो सदस्य होते हैं उनका भी वोट गिना जाता है। ये सब हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ था। अब क्या हुआ था कि जो सभा थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत चुनी गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत चुनी गई थी। पहले जो मताधिकार था और जो मतदाता थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना था, जो विधान परिषद के थे प्रतिनिधि उनको चुना था, फिर वो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को चुने थे। तो इसी आधार पर जो केसीवियर थे, केसीवियर ने बोला था कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था और उसमें भाग कितने लोग लिए थे? मात्र 3 से 4%। और वो 3 से 4% में कौन कौन थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पूंजीपति थे, भूमिदार थे,
ईटीसी, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास एक निश्चित शिक्षा होती थी, जो एक निश्चित कर देते थे, और जिनके पास एक निश्चित संपत्ति होती थी। और ये लोग उस समय के भारत में बस 3 से 4% थे। तो किस आधार पर जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो ये कहती है कि हम लोग प्रभुता को स्वीकार करते हैं, जबकि इसमें देखा जाए तो जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग अथवा जो वंचित वर्ग हैं, इनकी इनकी भूमिका नहीं है, इनकी भूमिका नहीं होती है। मतलब इसमें केवल डॉक्टर, इंजीनियर, पूंजीपति, भूमिदार, ईटीसी यही बस चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधि का, और प्रतिनिधि संविधान सभा का चुनाव किया था। लेकिन उसमें मजदूर वर्ग, वंचित वर्ग, इनकी भूमिका नहीं होती है। तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हम भारत के लोग? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हम भारत के पूंजीपति लोग, या हम भारत के जमींदार लोग, या हम भारत के शिक्षित लोग, ये बोल सकते हैं। तो इसी आधार पर केसीवीयर ने ऐसी टिप्पणी की थी। अब जो टिप्पणी चर्चिल ने की थी वो भी सेम मिलती जुलती है कि यह ब्राह्मणों की सभा है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं अभी वर्तमान में जिनको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं उनसे नहीं है। उस समय के ब्राह्मण से मतलब उनसे है जो पूंजीपति थे, जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पर रहते थे, उनको ब्राह्मण बोला जाता था उस टाइम। मतलब एक संज्ञा दी जाती थी उनको। तो चर्चिल इस तरह बोले थे कि ये ब्राह्मणों की सभा, ये जनता की सभा नहीं है। जनता की सभा कौन होती है? जिसमें मजदूर, वंचित सब लोग शामिल होते हैं। तो फिर ये ब्राह्मणों की सभा हुई ना। तो इसी आधार पर इन्होंने ये तर्क के साथ इसकी टिप्पणी की थी। लेकिन अब हम लोग जब अपना व्यू देंगे तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, तकनीकी तौर पर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इनकी टिप्पणी ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये गलत है। कैसे? कि ठीक है, मान लीजिए संविधान सभा जो थी उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। लेकिन 1951-52 का जब चुनाव हुआ था, जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, ये जो सारे सदस्य थे इन्होंने उस चुनाव में भाग लिया था और उन्हें भारी बहुमत मिला था। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना कि वो एकाएक प्रचलित हो गए, उनको बहुमत मिल गया। वो पहले भी प्रचलित थे। हालांकि हुआ ये था कि वयस्क मताधिकार लागू नहीं था उस टाइम। उस टाइम केवल मताधिकार जो था वो सीमित था। इसलिए उनके वो अपने अपने पर्सनालिटी को दिखा नहीं सके उस टाइम। तो ये कहना इनका गलत है कि ब्राह्मणों की सभा है या ये लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है, ये कहना इनका गलत है। और दूसरा क्या हम लोग अपना व्यू देंगे कि जो हमारी प्रस्तावना है वो जो सत्ता का स्वरूप में क्या बताई है कि वो लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक कैसे होगी? बिना लोक प्रभुता का लोकतंत्र पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग ये दोनों व्यू देखेंगे। इसलिए अब बाद में हम लोग जब कंक्लूजन करेंगे तो बोलेंगे तकनीकी तौर पर ये सही है इनकी टिप्पणी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये टिप्पणी गलत है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला जो सेक्शन था जो प्रस्तावना का कि सत्ता कैसी होगी, नहीं सत्ता का स्रोत कैसा होगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब जो दूसरा है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा। सत्ता का स्वरूप, इसमें हम लोग पहला जो देखेंगे वो देखेंगे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला देखेंगे देश होगा। तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट में कि क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या होता है, किसे कहते हैं। फिर इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे मेंस के लिए कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश रहा या नहीं रहा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि ये होता क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा मतलब इसका क्या मतलब है? जो भारत के आंतरिक भारत के आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने की भारत
सर्वोच्च शक्ति रखेगा, मतलब पूरी तरह आज़ाद होगा, पूरी तरह आज़ाद होगा। भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखेगा तथा पूरी तरह आज़ाद होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आंतरिक तथा बाह्य मामले क्या होते हैं। तो आंतरिक मामले क्या होते हैं, जैसे हमारी नीतियाँ होती हैं, जो भी हमारी नीतियाँ हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह हम नीतियाँ किसी बाहरी देश के किसी बाहरी देश से प्रभावित होकर नहीं बनाएंगे, हम अपनी नीतियाँ खुद के लिए बनाएंगे। तो इस मामले में हम स्वतंत्र होंगे। बाह्य मामले, विदेश नीति, विदेश नीति मतलब कौन मित्र देश होगा, कौन शत्रु देश होगा, तो इसका निर्णय हम खुद करेंगे। किसी दूसरे देश के तहत, किसी दूसरे देश के से प्रभावित होकर इसका निर्णय हम नहीं करेंगे, हम इसका निर्णय खुद करेंगे। अब हम लोग देखें कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इसकी मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश रहा है कि नहीं रहा है। तो हम लोग इसका मूल्यांकन अब करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भूमंडलीकरण जब से भारत ने लिया है 1991 से, भूमंडलीकरण भारत ने लिया। तो हम लोग देखेंगे भूमंडलीकरण का जो ये दौर था, जो दौर चल रहा है, उसमें भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं जो चाइना है, हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चाइना, इसके साथ हमारा व्यापार घाटा होता है। व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन घाटा, क्या क्या होता है, ऐसा हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उस टाइम समझेंगे क्या क्या होता है। व्यापार घाटा होता है मतलब जो हम आयात ज़्यादा करते हैं जबकि निर्यात कम करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश है उसके साथ हम व्यापार घाटा के सरप्लस में है, मतलब आयात जो है, आयात हम लोग कम करते हैं, निर्यात कम करते हैं। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो हम लोग घाटे में हैं, घाटे में चल रहे हैं भुगतान संतुलन के। ये हम लोग देख लिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि भूमंडलीकरण होता क्या है, पूरी विश्व क्या है, ये जो पूरा विश्व जो है ये एक गांव हो गई है, एक गांव हो गया है। सभी लोग आपस में सभी लोग आपस में संचार, परिवहन इत्यादि के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सभी लोग आपस में संचार, परिवहन इत्यादि के माध्यम से आपस में जुड़ चुके हैं, जिसके कारण कुछ वैश्विक वैश्विक मुद्दे उभरे हैं। अब ये वैश्विक मुद्दे ऐसे हैं जिस पर एक देश स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता है, सभी देश को मिलकर इस पर निर्णय लेना ही पड़ता है। वो वैश्विक मुद्दे क्या क्या हैं हम लोग देखेंगे कि आतंकवाद, आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, आतंकवाद हर देश में इस समय व्याप्त हो चुका है। तो कोई एक देश इस पर निर्णय नहीं ले सकता है, सबको इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी आतंकवाद की समाप्ति हो पाएगी। जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दे होते हैं, जो किसी एक देश के लिए हानिकारक नहीं, ये पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। कोई एक देश चाहे कि हम अपने पर्यावरण को इतने समय तक सीमित कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पूरे विश्व को इस पर अपने अपने विचारों को रखना होगा कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकें, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म नहीं किया जा सकता, ये एक फेज चलता है। जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये एक फेज चलता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन उसको थोड़ा हम लोग जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है, उसको हम लोग उसका जो रेशियो है बढ़ने का, उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। अब लोग हम लोग देखते हैं
अस्त्र। हम लोग देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में हर देश परमाणु जो अस्त्र है उसको बनाने में लगा हुआ है, हर एक देश। तो ऐसे में अगर हम मान लिया जाए ये परमाणु अस्त्र किसी आतंकवादी के हाथ लग जाए तो वो क्या होगा? वो किसी एक देश को तबाह करने से हिचकेगा नहीं। तो ये भी एक समस्या है जिस पर हमें हम सारे देशों को मिलकर इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। इसीलिए कुछ वैश्विक मुद्दे को हम लोग केवल अपवाद के रूप में ही देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था चाइना के साथ हमारे देश के जो हमारे देश के साथ सीमा विवाद हुआ था। तो सीमा विवाद में क्या हुआ कि भारत में एक चाइना के प्रति एक एक बदले की भावना विकसित हुई। बदले की भावना क्या था कि भारत चाइना के सामानों को बैन किया जाए। लेकिन चाइना के सामानों को बैन किया जाए, लेकिन कोई देश ऐसा नहीं कर सकता है। होता यह है कि एक संगठन होता है WTO, विश्व व्यापार संगठन। तो जो भारत के नागरिक थे वो सरकार से निरंतर मांग कर रहे थे कि जो चाइना है उसके सामानों को बैन किया जाए ताकि जो चाइना की हेकड़ी है वो खत्म हो सके। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता है, शासन ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो WTO का एक सदस्य है। भारत WTO का एक सदस्य है, वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाएगा कि वो किसी भी चाइना के किसी भी सामान पर जो है उस प्रतिबंध लगाए या उसके आयात शुल्क को बढ़ाए। हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ेंगे इसके बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो भारत चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जो नागरिक हैं, भारत के जो शासक हैं, उनके मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो लेकिन जो भारत के नागरिक हैं वो ऐसा कर सकते हैं। भारत के नागरिक अगर सामान लेना बंद कर दें तो चाइना ये नहीं कर सकता, भारत पर दोष नहीं दे सकता है। भारत के नागरिक ही सामान लेना बंद किए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री थे वो चाइना के सामानों पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, बल्कि भारत से ये बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। मतलब क्या है, अपने लोकल की चीज़ों को आगे बढ़ाओ। वो चीन के सामान को कभी प्रतिबंध में नहीं डाल सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि जो चीन के जो मित्र देश हैं वो क्या करेंगे कि भारत के सामानों को बैन कर देंगे। मान लीजिए चीन जो है अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोन देता है, उनको हर चीज़ की सुविधा प्रदान कराता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो मान लीजिए बांग्लादेश को काफ़ी लोन दे दिया और फिर वो भारत के सामानों को प्रतिबंध लगाने के लिए उसको और मतलब कि उत्साह वर्धित करने के लिए उसको और लोन दे देगा और ये बोलेगा कि आप भारत के सामानों को प्रतिबंध लगा दीजिए। क्योंकि हम चीन के सामानों को प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उनको बोल देगा, वो ऐसे ही अन्य देशों को भी बोल देगा। तो इससे क्या होगा कि जो भारत की इकोनॉमी होगी वह नीचे चली आएगी। इसीलिए भारत चाह कर भी उसके सामानों को प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो हम लोगों ने ये देखा। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से जब भी हम लोग पैसे लेते हैं तो वो क्या करता है, कुछ शर्तें रखता है। हम लोग ये सब सारे टॉपिक हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड बैंक क्या है कि जो भी पैसे देता है कुछ शर्तें रखता है कि आपकी इकोनॉमी जो नीतियाँ होंगी वो कैसी, हमारे हिसाब से कैसी होंगी, आपकी जो राजनीतिक नीतियाँ होंगी कैसी होंगी, सामाजिक नीतियाँ कैसी होंगी। तो इस सब चीज़ों में भी वह इस पर हस्तक्षेप करता है। और IMF देखते हैं, विश्व मुद्रा कोष, ये क्या करता है, ये भी जब लोन देता है तो इसी तरह अपने भारत की नीतियों पर अपना हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सैद्धांतिक अरे सॉरी टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो ये भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं रह गया है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारत ओवरव्यू भारत अभी भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अभी भी वह कुछ जो अपवाद मामलों को छोड़कर अभी भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अभी भी अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों के निर्णय लेने की सर्वशक्ति रखता है और लेता भी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग सदस्य जो WTO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ और IMF हुआ, इसकी सदस्यता हम लोग लिए हुए हैं। तो हम लोग के पास ऐसा कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप होगा तो हम लोग इसकी सदस्यता से हट भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोगों ने अपने अपने मतलब अपने लिए अपने हिसाब से या अपने इच्छा अनुसार हम लोगों ने इनकी सदस्यता ली है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इनकी सदस्यता से अपने इच्छा अनुसार हट भी सकते हैं। तो मात्र इसके रहने से ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं रह गया है। तो हम लोगों ने देखा संपूर्ण प्रभुत्व शासन के स्वरूप में पहला जो टॉपिक था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हम लोग देखते हैं
जो हमारी दूसरी टॉपिक थी वो समाजवादी थी, मतलब सोशलिज्म। ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसको भी बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि तो हम लोग कुछ तो हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, विचारधारा क्या है, समाजवाद के प्रकार पढ़ेंगे, भारत का समाजवाद पढ़ेंगे, फिर इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि क्या होता है, ये पहला देखते हैं समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद कुछ नहीं, यह एक विचारधारा होती है, एक विचारधारा होती है, सोच होती है, सोच होती है। समाजवाद कुछ नहीं होता, एक विचारधारा होती है, सोच होती है, जिसके जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या क्या है कि पहला, जो संपत्ति का सामाजिकरण, दूसरा होगा समानता, जो समाजवाद के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। तीसरा होगा वंचित तथा मजदूर वर्ग का कल्याण। चौथा है शोषण की समाप्ति, शोषण की समाप्ति। तो ये चार समाजवाद के उद्देश्य होते हैं। हालांकि समाजवाद दो रूप होते हैं समाजवाद के। यहाँ पर हम लोग जो भारत में एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। वो पार्टी बिल्कुल समाजवाद तो उसके पार्टी के नाम में जुटा हुआ है, लेकिन वो समाजवाद नहीं है। उसमें एक पार्टी भी है, वो एक परिवार विशेष की वो पार्टी है। तो हम लोग देखेंगे कि समाजवाद के नाम पर केवल उन्होंने एक परिवार विशेष की पार्टी कैसे बनाई है, वो भी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, जो हम लोग को देखेंगे समाजवाद के चार उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं समाजवाद के रूप। समाजवाद के रूप, समाजवाद के दो रूप होते हैं। पहला मार्क्सवाद, नक्सलवाद, साम्यवाद, माओवाद। दूसरा क्या है, ये जो होती है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसे ही हम लोग कहते हैं नेहरूवाद, इसे ही हम लोग गांधीवाद कहते हैं। मतलब समाजवाद के दो रूप होते हैं। मार्क्सवाद जिसे हम लोग नक्सलवाद भी कहते हैं, जिसे हम लोग साम्यवाद भी कहते हैं, जिसे हम लोग माओवाद भी कहते हैं। दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसे हम लोग नेहरूवाद और गांधीवाद भी कहते हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है। तो इन ये जो दोनों प्रकार हैं, इनका उद्देश्य सेम है, इनका उद्देश्य समान है, इनका उद्देश्य तो समान है, लेकिन इसमें क्या विशेषताएं हैं कि जो उद्देश्य हैं संपत्ति का सामाजिकरण और समानता और मजदूर तथा वंचित वर्ग का कल्याण और शोषण की समाप्ति हो, जो इनके उद्देश्य हैं, इन दोनों के उद्देश्य समान है, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके में भिन्नता पाई जाती है।
उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके में भिन्नता पाई जाती है, मतलब इनको प्राप्त करने के जो साधन है ये दोनों अलग अलग निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा हिंसा क्रांति को स्वीकार करते हैं, मतलब उस उद्देश्य को हिंसा और क्रांति के बलबूते ये लोग पाने की कोशिश करते हैं। जबकि इनका जो तरीका होता है, ये जो संसद के कानून संसद के कानून विकास विकास इत्यादि पर भरोसा करते हैं। मतलब अब क्या है, हम लोग देखते हैं जो ये नक्सलवाद या मार्क्सवाद साम्यवाद माओवाद हुए हैं, ये लोग क्या है कि इस उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये लोग हिंसा क्रांति को स्वीकार करते हैं। उनका बस एक लक्ष्य होता है कि कैसे भी उस उद्देश्य की प्राप्ति किया जाए। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद के जो रूप होते हैं वो क्या करते हैं, वो संसद के कानून पर विश्वास करते हैं कि संसद का कानून ऐसा बनेगा, उसके तहत मजदूर और जो वंचित होंगे उनका कल्याण होगा, और विभिन्न स्तर जो होगी, शोषण समाप्ति होगी, विकास होगा। इसके इन सारे लक्ष्यों पर वो विश्वास करते हैं। तो समाजवाद के दो रूप होते हैं। अब हम लोग जो भारत का नक्सलवाद है वो भी मार्क्सवाद का ही रूप है, क्योंकि इन सब का जो जनक है विचारों, इन सब के विचारों का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स ही है। इन सब के विचारों का जनक कार्ल मार्क्स ही है। इसीलिए हमारे नक्सलवाद को भी हम लोग माओवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो नक्सलवाद और भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है। भारत का समाजवाद कैसा है, तो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे हम लोग देखेंगे जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, लोकतांत्रिक समाजवाद के बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी यह विशिष्ट रूप में है, विशिष्ट रूप में है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। हमारे संविधान ने समाजवाद की परिभाषा नहीं की है। तो समाजवाद की परिभाषा करने के लिए हम लोग जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाजवाद को परिभाषित किया है। समाजवाद को परिभाषित किया है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो राजनीतिक समाजवाद पर विश्वास करता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, दोस्तों लाइट कर गया है, इसलिए हम लोग इस वीडियो यहाँ से नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।